देखिए, आज कल हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे। आज इसको थोड़ा सा रिवीजन करके इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कल का सबसे पहला क्वेश्चन था, पहले तो देख लेते हैं। कल का सबसे पहला लेसन था जय प्रकरण क्या है। ये आपका लेसन का नाम था और पहला क्वेश्चन था जय प्रकरण क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। जीवों में होने वाले वह सभी प्रक्रिया जो जीव शरीर के अनुरक्षण का कार्य करता है जय प्रकरण कहलाता है। कहने का मतलब जो आधारभूत आवश्यकता है, जैसे शरीर को यानी कि मानव को जीवित रहने के लिए पोषण चाहिए, श्वसन चाहिए, परिवहन चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। यानी कि जीव के शरीर में होने वाले वह सभी प्रक्रिया जो उसके अनुरक्षण के काम करता है जय प्रकरण कहलाता है। जय प्रकरण में आ जाएगा पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, पाचन भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन कल देखे थे, पोषण क्या है। क्वेश्चन था पोषण क्या है। पोषण कहने का मतलब होता है जो हम लोग ऊर्जा के लिए प्राप्त करते हैं, ऊर्जा के लिए ग्रहण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ग्रहण करता है उस तथा उससे प्राप्त ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं का संचालित करता है पोषण कहलाता है। जैसे हम लोग कुछ खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हम हमारे सेल को ऊर्जा चाहिए, सेल को ऊर्जा चाहिए, इसीलिए हम लोग उसको भोजन करते हैं। भोजन से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा, यानी कि पोषण मिलता है। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला को कहते हैं स्वपोषी, दूसरा को कहते हैं परपोषी। पहला को कहा जाता है स्वपोषित, दूसरा को कहा जाता है परपोषित। स्वपोषित कहने का मतलब, स्वपोषण का मतलब कि जो भोजन स्वयं बना ले, भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित न हो। वो स्वयं कहने का मतलब ये नहीं कि घर में गए आटा गूंदा रोटी बना ली है तो हम लोग स्वपोषित हैं, वैसे नहीं। कहने का मतलब कि सूर्य के प्रकाश से अगर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन बन रहा है, तब उसको हम बोलते हैं स्वपोषी। जैसे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि इसको भोजन के लिए यानी कि पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। तो इसका परिभाषा आगे देखेंगे। अगला का है परपोषी, जो भोजन के लिए, जो ऊर्जा के लिए, पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर हो, उसको परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग सीधे धूप में खड़ा होकर ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकते। हम लोग को किसी न किसी उत्पादक हरे पेड़ पौधे, चाहे वह साग हो, सब्जी हो, किसी न किसी चीज पर निर्भर होना पड़ता है, पर पोषण कहलाता है। यानी कि जो भोजन के लिए स्वयं निर्भर हो, स्वयं बनाता है, स्वपोषी। और जो भोजन दूसरे से ग्रहण करता है, जो पोषण दूसरे से प्राप्त करता है, परपोषी कहलाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है स्वपोषण क्या है। क्वेश्चन पूछ सकता है स्वपोषण क्या है। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं प्रकाश यानी कि सूर्य के ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, स्वपोषण कहलाता है। एक बार फिर देखते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे या भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, धूप इस पे आएगा, भोजन बन जाएगा। जैसे शैवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परपोषण क्या है। अगला क्वेश्चन है परपोषित पोषण क्या है, या इसको बोल सकते हैं परपोषण क्या है। वैसे पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, परपोषी पोषण कहलाते हैं। फिर से देखते हैं। वैसे पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे कोई भी जानवर ले लीजिए, कोई भी मनुष्य ले लीजिए, हर जो दूसरे पर निर्भर है उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। परपोषण
यानी कि परपोषित पोषण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। स्वपोषण को एक भाग में भी नहीं बांटा गया, लेकिन जो परपोषण है उसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला को बोलते हैं मृत जीवी पोषण, दूसरा को बोलते हैं परजीवी पोषण और तीसरा को बोलते हैं प्राणी संपोषण। फिर से देखते हैं कि परपोषित पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मृत जीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण यानी कि वैसे जीव। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। मृत जीवी पोषण पहला था आपका मृत जीवी पोषण क्या है। पहले देख लीजिए कि इसको 3 भागों में बांटे थे। मृत जीवी पोषण, दूसरा था परजीवी पोषण, तीसरा था प्राणी संपोषण। तो पहला का परिभाषा देखते हैं। मृत जीवी पोषण क्या है, यानी कि वैसे पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए मरे हुए जीव या सड़े पेड़ पौधे को भोजन के रूप में निर्माण करते हैं, मृत जीवी कहलाता है। नामे से लग रहा है कि मृत जीवी यानी कि मरे हुए या सड़े गले चीज को खाए, मृत जीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक, बैक्टीरिया, सब प्रोटोजोआ, ये सब मृत जीवी पोषण में आते हैं, मृत जीवी पोषण करते हैं। यानी कि वैसे पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए मृत जीवों या पेड़ पौधे के शरीर से अपना भोजन का निर्माण करता है, मृत जीवी पोषण कहलाता है। आप लोग प्रोजेक्टर से पढ़ते हैं, इसका 2 फायदा है। एक तो सीखते हैं और दूसरा कि आराम से आप फेयर कॉपी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है परजीवी पोषण क्या है। अगला क्वेश्चन है परजीवी पोषण क्या है। ऐसे पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। ऐसे जीव जो पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है या दूसरे जीव से प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। और यह एक जीव को हानि भी पहुंचा सकता है। जैसे मच्छर दूसरे जीव पर यानी कि मनुष्य पर निर्भर रहता है, उससे खून लेकर जीवित रहता है। जो इसको भी परजीवी पोषण में रखते हैं, क्योंकि यह भी पोषण मनुष्य से प्राप्त करता है और एक जीव को हानि और दूसरा जीव को लाभ होता है। जैसे मच्छर अगर कोई आदमी को काटे तो आदमी को हानि पहुंचाता है, लेकिन मच्छर को लाभ होता है। फिर से एक बार दोनों देखते हैं, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। मृत जीवी मतलब भोजन के लिए मृत जीवों या सड़े गले चीजों या पेड़ पौधे के छालों से भोजन का निर्माण करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन था परजीवी पोषण। ऐसे पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है, यानी कि एक जीव आदमी, एक तरफ आदमी है और एक तरफ मच्छर है, तो यानी कि मच्छर आदमी से पोषण प्राप्त करता है तो इसको हानि पहुंचेगा और इसको लाभ पहुंचता है, इसे परजीवी पोषण कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन देते हैं। ऐसे पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे मच्छर, जो इससे ऑब्जेक्टिव भी अच्छा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी पोषण कहलाते हैं। तो आपको दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा टिक मार देना है। आपसे पूछेगा कि कवक, बैक्टीरिया, इनमें से कौन पोषण में आते हैं, तो मृत जीवी पोषण में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्राणी संपोषण पोषण। आगे है प्राणी संपोषी या प्राणी संपोषण। इसको 2 नाम से बोलते हैं, प्राणी संपोषी भी बोल सकते हैं और प्राणी संपोषण भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन है प्राणी संपोषण क्या है। तो वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपने भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस
तथा तरल के रूप में ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हो जाएगा अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये सब चीजें हैं जो भोजन या ऊर्जा या पोषण हम लोग ठोस या तरल के रूप में करते हैं। सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी संपोषण कहलाते हैं, तो वो अमीबा रहे, मेढक रहे, मनुष्य रहे, कोई भी रहेगा तो आंसर हो जाएगा। अपने खुद दिमाग लगाना है कौन ऐसा चीज है जो पोषण ठोस या तरल के रूप में खाता है, तरल के रूप में ग्रहण करता है। आपको जो ऑप्शन अच्छा बुझाए टिक मार सकते हैं। ऑप्शन में याद रखिएगा अमीबा, मेढक, मनुष्य, जानवर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे हर साल ऑब्जेक्टिव नहीं तो सब्जेक्टिव बार बार पूछता है। तो देखिए, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आपसे सीधे 1 या 2 नंबर में पूछे तो सीधे लिख देना है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे, मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे सिर्फ रखना है इसमें, जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करता है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस देखिए, अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि इस प्रक्रिया में कौन कौन चीज भाग लेता है। तो इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल उपस्थित होता है। फिर से क्वेश्चन एक बार देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं या पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से ग्लूकोज का संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चलिए एक इस पर थोड़ा वीडियो देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपका प्लांट, ये हो गया सनलाइट। यहां से देखिए सनलाइट आ रहा है, पहले वीडियो देख लीजिए अच्छे से। ये आपका हो गया क्लोरोफिल। देखिए, ये हो गया आपका सनलाइट और ये हो गया आपका क्लोरोफिल। देखिए, सबसे पहला था इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, फिर था जल, फिर बना क्या ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधा से ऑक्सीजन मुक्त होता है। देखिए, पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बताओ प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन चीज भाग लेते हैं। तो सबसे पहला चीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो जाएगा जल, यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश, नीचे हो जाएगा क्लोरोफिल,
और यहाँ हो जाएगा, यहाँ बनेगा ग्लूकोज तथा यहाँ ऑक्सीजन मुक्त होता है। देखिए आप लोग वीडियो में प्रकाश संश्लेषण के बारे में देख चुके हैं, फिर भी हम समझा देते हैं कि सबसे पहला जब वातावरण में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल जो पेड़ पौधा के रूट से यानी कि जड़ से आता है, और प्रकाश सूर्य के प्रकाश, और यहाँ हो जाएगा क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, पेड़ पौधा के पत्ती में सूर्य के प्रकाश सन से आता है, और यहाँ पर ग्लूकोज का संश्लेषण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन मुक्त होता है तभी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में संतुलन बना रहता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। क्वेश्चन है अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो अमीबा सबसे पहला आपको हम बता चुके हैं 3 गो। सबसे पहला मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। तो आप सब जब भी पूछ सकता है कि अमीबा कौन पोषण में आता है, तो अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा कौन जीव है, तो प्राणी संपोषी जीव कहलाता है, जिसका भोजन कौन होता है, तो शैवाल बैक्टीरिया होता है। जिसका भोजन क्या होता है, पूछेगा कि बताओ अमीबा क्या क्या खाता है, तो शैवाल तथा बैक्टीरिया खाता है। जो अब किसके द्वारा खाता है, आदमी के पास हाथ है लेके खाएगा, मुंह है खाएगा, लेकिन अमीबा किसके द्वारा भोजन करता है, तो अमीबा कुटपात के माध्यम से भोजन करता है। देखो सबसे पहला बात कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जिसमें सिर्फ एक प्रकार के कोशिका होता है, और जैसे मानव में बहुत सारे कोशिका होता है, हाथ के लिए अलग है, पैर के लिए अलग है, नर्वस सिस्टम के लिए अलग है, किडनी के लिए अलग है, लेकिन अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें सारा काम एक ही कोशिका के द्वारा होता है, इसीलिए कुटपाद से चलने का भी काम करता है और कुटपाद से खाने का भी काम करता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो अमीबा सबसे पहला चीज कि अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है, जिसका भोजन शैवाल तथा बैक्टीरिया होता है, जिसे कुटपाद के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है तथा एंजाइम के सहायता से भोजन को पचाता है, और कोशिका झिल्ली से भोजन को बचा अवशेष को निष्कासित करता है, यानी कि शरीर से बाहर निकालता है। तो इसे 3-4 ऑब्जेक्टिव बनता है कि बताओ अमीबा क्या है, तो प्राणी संपोषी है। अमीबा भोजन के रूप में किसको किसको ग्रहण करता है, पहला हो गया शैवाल, दूसरा हो गया बैक्टीरिया। अमीबा किसके मदद से भोजन को ग्रहण करता है, तो कुटपाद के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है तथा एंजाइम के सहायता से भोजन को पचाता है, और कोशिका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिका झिल्ली के द्वारा अवशिष्ट बचे हुए जो शरीर में अवशिष्ट पचने के बाद जो बचता है, वह कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर निकालता है। आइए इस पर भी एक छोटा वीडियो देख लेते हैं। इसी को बोलते हैं कुटपाद। ये है इसका शैवाल भोजन। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं
अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है जिसका भोजन शैवाल तथा बैक्टीरिया होता है, जिसे कुटपाथ के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है तथा एंजाइम के सहायता से भोजन को पचाता है और कोशिका झिल्ली के द्वारा शरीर से बचे हुए अवशेष को बाहर निकालता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के आहार नाली या पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाली या पाचन तंत्र के सचित्र वर्णन करें। तो सबसे पहला देखते हैं, मनुष्य के आहार नाली की लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर का होता है, सेंटीमीटर नहीं, यह मीटर का होता है। यानी कि मनुष्य के आहार नाल का लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर तक का होता है। तो पूछेगा कि आहार नाल के सबसे पहले भाग को क्या बोला जाता है, यानी कि जहां से हम लोग भोजन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला चीज क्या आता है, मुख गुहा। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि आहार नाल के सबसे पहला भाग को क्या बोला जाता है, तो मुख गुहा। यह आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है जो यह ऊपरी तथा निचली जबड़ा से घिरा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो जबड़ा में कौन सा जबड़ा होता है जो मूवमेंट का काम करता है, तो ऊपर वाला नहीं टिक मारना है, हम लोग को नीचे वाला जबड़ा सिर्फ मूवमेंट करता है। इसके द्वारा भोज पदार्थ का अंतर ग्रहण होता है, यानी कि भोज पदार्थ को अंदर लिया जाता है। मुख गुहा में 3 जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं। मुख गुहा में 3 जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं। देखिए आहार नाल के सबसे पहला भाग को हम लोग मुख यानी कि मुख गुहा बोलते हैं, जिसमें दो जबड़े से घिरा होता है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले जबड़ा कोई मूवमेंट नहीं करता है, नीचे वाला जबड़ा मूवमेंट का काम करता है। फिर आगे मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लाल ग्रंथि होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। पहले मनुष्य में कितने टाइप के दांत होते हैं ये देख लेते हैं। तो मनुष्य में 4 टाइप के दांत होते हैं। सबसे पहला को बोला जाता है इंसाइजर, दूसरा को बोला जाता है केनाइन, तीसरा को बोला जाता है प्रीमोलर और चौथा को बोला जाता है मोलर। पहला को क्या बोलेंगे, इंसाइजर, दूसरा को केनाइन, तीसरा को प्रीमोलर और चौथा को मोलर कहा जाता है। तो पूछेगा कि टोटल दांत की संख्या कितनी, तो दांत की संख्या 32 और टाइप पूछेगा तो 4। अब कौन कौन टाइप के दांत कितने कितने संख्या में होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला है इंसाइजर, जिसकी संख्या 8 होती है। पूछा कि मानव के शरीर में इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, तो मानव के शरीर में इंसाइजर की संख्या 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। अगला, मानव के शरीर में कितने केनाइन दांत होते हैं, तो मानव के शरीर में 4 केनाइन दांत होते हैं, 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में। पूछेगा कि मानव के शरीर में कितने प्रीमोलर दांत होते हैं, तो मानव के शरीर में 8 प्रीमोलर दांत होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। अगला पूछेगा कि मानव के शरीर में कितने मोलर दांत होते हैं, तो मानव के शरीर में 12 दांत होते हैं जो मोलर होते हैं। पूछेगा इंसाइजर 8, केनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12, जोड़ लिया जाए तो 20 और सब मिलाकर टोटल 32 हो जाएगा। ये ऊपर 4
4 नीचे वाले जबड़े में 8, 2 ऊपर 2 नीचे वाले जबड़े में 4, यह 4 ऊपर वाले जबड़े में 4 नीचे वाले जबड़े में, यह 12 6 ऊपर और 6 नीचे, टोटल दांत की संख्या 12। तो अब दांत के काम क्या होता है पूछेगा कि बताओ इंसाइजर के काम क्या होता है, कैनाइन्स के काम क्या होता है, प्रीमोलर के काम क्या होता है, मोलर के काम क्या होता है। दांत है मानव के शरीर में तो कोई हर चीज है तो कोई ना कोई का किसी न किसी काम से ही है। तो देखते हैं सबसे पहला जो इंसाइजर है इसका काम किसी चीज को पकड़ने का होता है। जैसे रोटी खाते हैं तो ये कैनाइन नहीं पकड़ता है, नहीं प्रीमोलर पकड़ता है, नहीं मोलर पकड़ता है, पकड़ेगा कौन? तो कौन पकड़ता है? इंसाइजर, यानी कि जो रोटी या कुछ भी पकड़ने का काम होता है इंसाइजर करता है। अगला देखते हैं कैनाइन, इसका क्या काम होता है? तो यह चीड़ फाड़ करने का काम होता है, यह रोटी को पकड़ेगा, यह चीड़ने फाड़ने का काम करता है। यह इसका काम क्या होता है? तो यह उसको चूड़ने का काम करता है, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देगा, और इसको बांटने का भी काम होता है और ग्राइंडिंग यानी कि मिलाने का भी काम होता है। यह काटेगा भी और ग्राइंडिंग यानी कि लार के साथ मिलाता है, तब तो भोजन जो हम लोग खाते हैं जो आहार नाल के आगे बढ़ता है। तो सबसे पहला था कि दांत की संख्या कितना है? टोटल 32 के प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला को बोलते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसका संख्या पूछे तो 8, 4 ऊपर 4 नीचे। कैनाइन के पूछे तो 4 यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे। आपसे पूछे कि प्रीमोलर की संख्या तो 8, 4 ऊपर 4 नीचे। मोलर की संख्या तो 12, 6 ऊपर 6 नीचे। अब देखते हैं फिगर में थोड़ा सा। देखिए 16 इधर है 16 इधर है, यानी कि टोटल संख्या कितना हो गया? 32। सबसे पहला दांत कौन था? इंसाइजर। तो इंसाइजर टोटल कितना था? 8, यानी कि 4 ऊपर, यहाँ से जोड़ लिया जाए 2 आई 2, 4 ऊपर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाले जो दांत है उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि 7, 8, 9, 10। ये जो दांत है 10, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो कैनाइन बोलते हैं। इधर हो गया 4, नीचे वाले जबड़े में भी क्या हो जाएगा? 4, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन। इसका काम क्या चीज होता है? किसी चीज को पकड़ता है। दूसरा नंबर कैनाइन, यह कितना होता है? 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि एक इधर वाला हो जाएगा और एक इधर वाला हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कैनाइन। अगला दांत इसको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या कितना होता है? 8, तो 4 इधर देख लेंगे, 4 इधर। अगला है मोलर, मोलर की संख्या 12, तो 6 इधर और 6 उस साइड, 6 नीचे और 6 ऊपर। चलिए आज वाले इतना छोड़ दिया जाए, अगला दिन तो मैं टोटल लेसन, अगला क्लास में टोटल लेसन खत्म हो जाएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।